बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि हाइड्रोजन बम जब फोड़ेंगे तो उससे बचना मुश्किल होगा। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अगर राहुल गांधी ने अपने हाइड्रोजन बम के अंदर हरियाणा की बात की तो ये उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री के नारों से जैसे गूंजता था सब कुछ, लेकिन कांग्रेस ने हराने का वो काम किया कि जिसके आगे तमाम विस्फोटक फेल हो गए। और इसके साथ साथ कुमारी शैलजा दामन तो वो भी नहीं छोड़ा पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राहुल गांधी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान, जो उन्होंने बिहार में यात्रा की थी, वोट बचाओ यात्रा, उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अब वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा था, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि एटम बम तो पहले फोड़ चुके हैं। एटम बम से उनका मकसद था कर्नाटक की जो बेंगलुरु लोकसभा थी और उसका महादेवपुरम विधानसभा सीट, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट बनाए गए। राहुल गांधी ने कहा था कि हाइड्रोजन बम जब फोड़ेंगे तो उससे बचना मुश्किल होगा, जवाब देना मुश्किल होगा। अब चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी वो जो हाइड्रोजन बम जो कह रहे थे, उस हाइड्रोजन बम के अंदर अब की बार 1 की जगह 6 लोकसभा सीटें लाने की बात कर रहे हैं। बड़ी चर्चा थी पहले कि शायद वाराणसी, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट है, उस पर बात करें। लेकिन जो मीडिया की खबरें बता रही हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि अब की बार शायद राहुल गांधी आधा दर्जन के आसपास लोकसभा सीटों पर बात कर सकते हैं, इसलिए इसको उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया। और चर्चा है कि वो हरियाणा की बात भी कर सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब वोट यहां पर चोरी हुए थे। और इस वीडियो में आपसे मैं बात हरियाणा की ही करूंगा। हरियाणा में सरकार बने हुए जो इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 2024 में, 18 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की, तीसरी बार की। और इससे पहले कांग्रेस का दावा था, चुनाव के दौरान में तमाम एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे, बल्लियां उछल रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री के नारों से जैसे गूंजता था सब कुछ, लेकिन चुनाव परिणाम पलट गया था। अगर राहुल गांधी ने अपने हाइड्रोजन बम के अंदर हरियाणा की बात की तो ये उन पर उल्टा भी पड़ सकता है, और वो हाइड्रोजन बम कहीं फुस्सू बम साबित ना हो जाए। राय दे रहे हैं हम राहुल गांधी जी को कि आप हाइड्रोजन बम वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा सोच करके बात करें हाइड्रोजन बम की, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर बात करेंगे, हरियाणा विधानसभा की अगर बात करेंगे, तो हरियाणा विधानसभा को आप ये मान लीजिए कि वोट चोरी ने क्या किया क्या नहीं किया, ईवीएम ने क्या किया क्या नहीं किया, इतना जरूर है कि घर को घर के चिराग ने आग लगा दी, ये जरूर है। कांग्रेसियों ने कांग्रेस को हरियाणा में खूब हराया। जनता तो शायद मन बनाए हुए थी कांग्रेस को लाने का, लेकिन कांग्रेस ने हराने का वो काम किया कि जिसके आगे तमाम विस्फोटक फेल हो गए। अपना कांग्रेस का विस्फोट ऐसा था कि जिसने बिल्कुल चुपचाप से, एक हुआ करता ना जो बम के अंदर पहले सूतली छील दिया करते हैं, उसको टाइम बम बना देते हैं, और इस प्रकार से था कि विस्फोट से आवाज भी नहीं हुई और काम भी हो गया। हरियाणा के अंदर अगर मैं कहूं कि घर को घर के चिराग ने आग लगा दी, ये केवल खाली पीली कहने की बातें नहीं है दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरा दिया जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दोष है, इसमें कोई दो राय नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता या प्रदेश का जन या प्रदेश के तमाम लोग, चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हों, अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस की हार के पीछे कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा थे, मान लेंगे, लेकिन औरों को कैसे बख्शेंगे साहब? केसी वेणुगोपाल साहब जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कांग्रेस के, सेक्रेटरी जनरल, जिनकी
हस्ताक्षर से पहले टिकटें मिली थी लोकसभा की, फिर विधानसभा की, और अब तो जिलाध्यक्ष भी उन्हीं के हस्ताक्षर से बने। अगले वीडियो में आपसे कभी जिलाध्यक्षों पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें मैं हरियाणा विधानसभा की बात कर रहा हूं। और इसके साथ साथ कुमारी शैलजा दामन तो वो भी नहीं छुड़ा पाएंगी अपना, और मैं कहूंगा कि दामन तो कांग्रेस के जो स्वयंभू बड़े नेता हैं कोई भी नहीं छुड़ा सकते। अगर बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि घर को घर के चिराग ने आग लगा दी, जब कांग्रेस का टिकट वितरण नहीं हुआ था तो इस प्रकार का माहौल था कि कांग्रेस की टिकट के लिए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े रेट चल रहे थे कि कांग्रेस की टिकट जिसको मिल जाएगी वो चुनाव जीतेगा। ये तो दावे थे, और फिर रेट थे कि तमाम अपनी पैरवी कर रहे थे हर तरीके से, हर तरीके से, किसी भी प्रकार ये के प्रकरण टिकट मिल जाए। और जब कांग्रेस की टिकटें बटी तो टिकटें बटने, टिकट वितरण के साथ साथ ही फिर गुटबाजी और उसके बाद में जो अंतर्विरोध, वो सब कुछ सामने आना शुरू हुआ। और टिकट वितरण की अगर ये बात कर लें तो हम फरीदाबाद की बात ही कर लें, फरीदाबाद से हैं हम। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर कांग्रेस ने ऐसी कई टिकटें हैं जिन पर आप कह सकते हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, खासकर अगर बात करेंगे तो तिगांव की बात करेंगे। तिगांव विधानसभा क्षेत्र, ललित नागर मजबूत कैंडिडेट थे। आज ललित नागर का जन्मदिन भी, उनको बधाई भी दे देते हैं हम साथ साथ ही। ललित नागर मजबूत कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जब टिकट वितरण हुआ, टिकट मिली, तो टिकट मिली रोहित नागर को, यशपाल नागर के बेटे। ललित नागर ने मुकाबला किया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, रोते धोते बिलखते हुए वो चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव मैदान में आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का समर्थन भी था ललित नागर के पास। अगर वो कांग्रेस की टिकट पर होते और बीजेपी का सपोर्ट उनको मिला हुआ होता तो क्या स्थिति बनती, वो हो ना सका। ललित नागर का टिकट कटा, रोहित नागर को टिकट मिला, रोहित नागर जमानत जब्त करवा बैठे। बल्लभगढ़ की बात कर लीजिए, शारदा राठौर मजबूत कैंडिडेट थी। शारदा राठौर के पास कांग्रेस का टिकट होता तो फिर लोग ये कहा करते हैं कि बात कुछ और होती, चाहे वो 2019 का चुनाव था, चाहे वो 2024 का चुनाव था। बात 2024 की हो रही है। शारदा राठौर का टिकट कटा और टिकट मिला उनकी जगह पराग शर्मा को। पराग शर्मा भी जमानत जब्त करवा बैठी अपनी। शारदा राठौर भी रोते बिलखते हुए उसी स्टाइल में जिसमें ललित नागर था, उसी स्टाइल में शारदा राठौर थी, चुनाव मैदान में आई, सेकंड नंबर पर रही। अभय चौटाला भी हाल ही में कह करके गए हैं, खासकर फरीदाबाद और तिगांव और बल्लभगढ़ की बात तो कह करके गए हैं। इससे आगे चले आप, ऐसे लोगों को टिकटें दें जो जीत ना सके, आपके साथ लगता हुआ, आपके साथ लगता हुआ क्या हम बैठे हुए बल्लभगढ़ जो है, यहां इस बात को लेकर के बड़ा शोर था कि अगर शारदा रानी को टिकट दे दिया तो वो फिर घर बैठे जीत जाएगी। ये बात ठीक नहीं थी। यहां पे आम आदमी की जबान पे था कि शारदा राठौड़ बहुत वोटों से जीतेगी। उसको टिकट देने के बजाय ऐसी को टिकट दे दी जिसको आप कोई जानते भी नहीं थे। आखिर बीजेपी जीत गई कि नहीं जीत गई? जींद में चलें, ब्रिजेंद्र सिंह की विधानसभा सीट उचाना 32 वोट से चुनाव हार गए, 32 वोट से मात्र। और वहां पर कांग्रेस के 2 बागी कैंडिडेट खड़े हुए थे। उन दोनों बागियों ने, 3 बागी थे, उन तीनों बागियों ने जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को टोटल मिले, जीतने वाले के साथ साथ 32 वोट प्लस करके भी जितने वोट बीजेपी को मिले, उससे ज़्यादा अकेले उन तीनों कैंडिडेट्स ने वोट लिए। क्यों नहीं कोशिश हुई थी किसी की तरफ से कि उनको बिठा लिया जाए, कहा जाए, रिक्वेस्ट की जाए, मान मनुहार की जाए? सत्ता के लिए तो आदमी सब कुछ करता है, क्यों नहीं की गई? सफीदो देख लीजिए आप, दादा रामकुमार गौतम एमएलए हैं, पहली बार ही बीजेपी जीती, पहली बार वहां से ब्राह्मण समाज के विधायक बने। सफीदो विधानसभा में क्या हुआ था? सफीदो विधानसभा में भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए थे कांग्रेस से बागी होकर के, और सुभाष गंगवाली चुनाव हार गए। ये सफीदो की बात थी। आप आगे चलें तो बात बहादुरगढ़ की भी कर लेंगे। राजेश जून वहाँ से एमएलए हैं, पहले राजेंद्र जून हुआ करते थे। बताते हैं वादा था 2019 के चुनाव में कि आगे आपको टिकट देंगे, बिठाया गया था उस समय उनको। क्यों उनको दरकिनार किया गया? इंडिपेंडेंट विधायक बन गए राजेश जून।
हिसार से सावित्री जिंदल बताते हैं कांग्रेस में आना चाह रही थी, कांग्रेस के दरवाजे पर मुहाने तक पहुंच गई थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ही सूचना पहुंचा दी भाजपा वालों के पास। आला कमान से फोन खटक गया नवीन जिंदल जी का। बैक टू पवेलियन हुई, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी। अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ती तो सावित्री जिंदल आज भी विधायक हैं। कौन लोग थे जिन्होंने सूचना पहुंचा दी भारतीय जनता पार्टी आला कमान को, और बैरंग लौटना पड़ा उन्हें वहां से कांग्रेस के दरवाजे से। अगर आगे आप बात करें तो एक विधानसभा नहीं है, कई विधानसभा हैं। आप नंबर से लेते जाइए और गिनते जाइए, ऐसी कम से कम 1 दर्जन विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के बागियों ने या फिर कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया। कहीं टिकट वितरण ठीक नहीं था, कहीं कुछ और था। आगे आप चले, इसके बाद बात करें अगर अब कि और कौन से कारण रहे, तो मैं कुमारी शैलजा का भी कह रहा था, हुड्डा साहब का भी कह रहा था, केसी वेणुगोपाल का भी कह रहा था। जस्सी पेटवार विधायक बने, चुनाव जीत गए नारनौंद से। नारनौंद की हवा ऐसी थी, बताते हैं कैंडिडेट कोई होता चुनाव जीत जाता। चलिए जस्सी पेटवार भी चुनाव जीते, लेकिन चुनाव के दौरान क्या माहौल था वहां का? कुमारी शैलजा को गालियां दी गई और उसके बाद में कुमारी शैलजा बड़े आराम से अपने घर बैठ गई। दलित मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो गया, दलित मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ और वो वोटर भी चला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो ये बात तो ही दलित समाज की। पूरे चुनाव के दौरान एक बात बड़ी प्रचारित की गई, कांग्रेस आला कमान को जो संदेश दिया हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जाट और नॉन जाट का बना दिया था, ये बड़ा संदेश था। लेकिन अगर बात करेंगे तो जाटलैंड के अंदर ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस हारी, भारतीय जनता पार्टी जीती। मसलन उचाना मैंने आपको बताया, सफीदो मैंने आपको बताया। इसके बाद चलें तो सोनीपत लोकसभा में देख लीजिए आप। सोनीपत लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 9 में से कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई, जबकि सोनीपत को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गढ़ माना जाता है। उसके बाद ये स्थिति बनी। मसलन आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के लोग ही बहुत थे, किसी की कोई जरूरत नहीं थी। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए हम संदेश राहुल गांधी जी को भी दे रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम के अंदर हरियाणा को अगर पैमाना बनाएंगे तो फिर दिक्कत अपने लिए होगी, फुस बम साबित हो जाएगा। क्योंकि आपके बम को तो खुद कांग्रेस के लोगों ने टाइम बम बना दिया था, जो चुनाव के परिणाम के दौरान फूट करके सामने दिखाई पड़ गया। अगर आज की बात करें, मैं आपसे बता रहा था कि आज अगर जिलाध्यक्षों की स्थिति आप लें, जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं, तो कोई बेहतर हालात नहीं। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन घर को लगा दिया घर के चरागले। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।